जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। काफ़ी अरसे के बाद आपके सामने हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। आज जो सबसे बड़ी बात है, हमारे गेस्ट हैं। हमारे गेस्ट डॉक्टर हसन मिशवानी, बहुत जाना पहचाना नाम है। आप प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में और खसूसी निगाह रखते हैं ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल थ्योरीज हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, और उनको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है हालात के ऊपर। मिडल ईस्ट इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट में से है। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के दौरा है, 3 रोजा दौरा है सऊदी अरब पे। वेडनेसडे को वो पहुंचे, बड़ा वीआईपी उनको प्रोटोकॉल दिया गया। हालांकि आपको याद होगा कि इसी साल जुलाई के अंदर बाइडेन ने भी दौरा किया था, लेकिन वो रेड कारपेट उसे नसीब नहीं हुआ जो शी जिनपिंग के लिए बिछाया गया। अच्छा, काफी ऑब्जर्वेशन है, हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे इस हवाले से कि वो क्या सिचुएशन को कैसे डेवलप होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन दो तीन बातें मैं अर्ज करना चाहूंगा कि पहले जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का जहाज एंटर हुआ सऊदी अरब में, तो हमने देखा कि 4 फाइटर जेट्स ने उसको एस्कॉर्ट किया, जो कि एक ट्रेडिशन है। उसके बाद जब वो लैंड कर गए तो 5 से 7 जहाजों ने जो है ग्रीन कलर का धुआं देते हुए, यानी कि छोड़ते हुए वो गए। और आप जानते हैं कि ग्रीन कलर जो है बहुत, एक तो सऊदी झंडे का रंग है ही है, उसके अलावा बहुत सिंबॉलिक भी है ग्रोथ का, मोहब्बत का, और जो है पैदावार का जो है वो एक कलर है। अच्छा, जो इस वक्त जिस चीज के ऊपर हम लोगों ने ज्यादा गौर नहीं किया वो दो चीजें। एक चीज तो ये है कि जो जीसीसी के साथ आज शी जिनपिंग की मुलाकात हो चुकी है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ने कहा कि चाइनीज चेंज पे यकीन रखते हैं और अरब सिविलाइजेशन का भी यही ख्याल है कि वक्त के साथ तब्दीली ही आगे बढ़ाती है, यानी कि ये हम दोनों के अंदर कॉमन है। फिर उन्होंने कहा कि हम और जीसीसी ममालिक जो हैं वो नेचुरल जो हैं वो अलाइज हैं। और उसमें उन्होंने फिर सिल्क रूट की बात की कि किस तरीके से चाइना और ये खिता जो है ये सिल्क रूट से जो है वो फायदा उठाएगा। फिर अरब समिट हुआ, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ अरब ममालिक जो अफ्रीका के भी हैं, जो जजीरातुल अरब के भी हैं, उनके प्रेसिडेंट, उनके लीडर्स ने मुलाकात की। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मुलाकात जो 1 to 1 हुई वो इराकी प्रेसिडेंट के साथ हुई। अमीर कतर ने बात की, यानी कि एक ऐसा फील मिला कि जिस तरीके से बड़ा वीवीआईपी बंदा है जिससे मिलने के लिए सऊदी अरब ने सबको इकट्ठा किया वहां पे, क्या इंप्लीकेशंस होंगी। फिर अमेरिका की तरफ से जो है एक स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा अजीब बयान आया कि हम पहले ही जानते थे कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है। टेड प्राइस जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्समैन है, उन्होंने ये दिया और उन्होंने एक नेगेटिव रुख देने की कोशिश की कि शायद वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं। तो सर, वेलकम टू द शो। आज आप पहली दफा हमारे शो में सर शामिल हो रहे हैं। सर, आप सऊदी अरब के इस दौरे को किस निगाह से देखते हैं? सर, आप क्या समझते हैं कि इसके क्या नतायज जो हैं वो निकलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस इंतहाई जबरदस्त किस्म के प्रोग्राम, और आपका मैं वो चैनल देख रहा था, उस पर जिस किस्म की जो है ना वीडियोस और कमेंट्रीज ऑलरेडी मेंशन है, तो दे आर ऑल अमेजिंग एंड यू आर डूइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड हाईली कहते हैं जी रेस्पेक्टेबल और हाईली सिग्निफिकेंट जॉब सर। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि जी आप इस विजिट को कैसे देखते हैं, देखें, कहा यह जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में द ओनली चेंज, सॉरी, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। यानी बैन अल-अक़वामी सियासत का वो जो वाहिद वो है एस्पेक्ट है कि जो कांस्टेंट रहता है वो है तसलसल के साथ तब्दीली। पिछले 500 सालों को अगर आप देखें तो इसमें कम से कम 16 टाइम्स दुनिया में जो है ना वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हुआ। वर्ल्ड ऑर्डर बुनियादी तौर पे होता क्या है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, बैनुल अक़वामी सियासत है, वो किस रुख में है। यानी कभी वो बाइपोलर होता है, कभी वो मल्टीपोलर होता है, कभी वो यूनिपोलर होता है। इसका मतलब ये है कि कभी दुनिया में एक सुपर पावर होती है, कभी दुनिया में दो होते हैं और कभी दो से ज्यादा भी होते हैं। तो 20वीं सदी का आज की जो आखिरी दहाई थी, उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो दुनिया के लिए एक पुलिस मैन की तरह, एक अनकंटेस्टेड ग्लोबल हेजेमॉन की तरह वो बिहेव करता था। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के अंदर ना इनफरादी तौर पे और ना ही इज्तिमाई तौर पे बाकी दुनिया को इस चीज की हिम्मत और हौसला होता था कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की मर्जी, मंशा
और उसके मफादात के बगैर कोई भी काम कर सके। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जी जो कांस्टेंट है, जो तसलसल है, वो तब्दीली ही की है। जैसे 21st सेंचुरी जो है वो आती है, यानी उसका डॉन होता है, तो 9/11 का इंसिडेंट होता है और यूनाइटेड स्टेट्स एक सुपर पावर से एक हाइपर पावर में अपने आप को कन्वर्ट करते हुए पूरी दुनिया को अपने, जिसे कहते हैं ना वो उस पे उंगलियों पे नचाने वाला, और उनको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक वो जैसे होता है शेफर्ड, या आप कह लें कि वो जो चरवाहे की तरह जो है ना वो पूरी दुनिया को हाँकने के चक्कर में वो पहले अफगानिस्तान में आता है नेटो के साथ, और वहां पे 20 साल लड़ाई और 2,000 अरब से ज्यादा उनकी वहां पे अरब डॉलर से ज्यादा उनका अखराजात होते हैं, 2,500 से ज्यादा वो अपने फौजी मरवाते हैं वहां पे, और आखिर में मिलता क्या है? कोई खास अभी तक कुछ भी, इवन अमेरिकन को भी कुछ पता नहीं कि हमें अफगानिस्तान से क्या मिला। इसी तरह जब, लेकिन यहाँ एक चीज बड़ी सिग्निफिकेंट थी कि जी जो अफगानिस्तान के अंदर उनकी जंग थी उसमें पूरी दुनिया उनके साथ थी। लेकिन जब 2003 में वो इराक के ऊपर अटैक करते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के यानी उसके बहाने के ऊपर, तो फिर उनके क्लोजर यूरोपियन यूनियंस के अलायंस जैसे जर्मनी, फ्रांस, वो उनसे पीछे हटना शुरू हो जाते, और इन दोनों जंगों से यूनाइटेड स्टेट्स को यानी जो एज ए होल है वो तकरीबन 3,000 अरब डॉलर का नुकसान होता है। वो यूनाइटेड स्टेट्स जिसके बारे में कहा जाता है कि 1990s का जो एरा था वो अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे खुशहाल तरीन एरा समझा जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो यूनाइटेड स्टेट्स बेयारो मददगार और बिल्कुल बेबस जो है ना एक इकोनॉमिक प्लेयर की तरह नजर आता है, और जो G7 समिट होती है उसमें बराक ओबामा अंजेला मेर्केल जो चांसलर थी जर्मनी की, उसको पर्सनली रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन करें, लेकिन यूरोपियंस उनके साथ किसी किस्म का कोऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं थे। फाइनली ये होता है कि चाइना इस पूरे एरा को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज का नाम देता है। मैं आपको थोड़ी सी ना उसका पर्सपेक्टिव इसलिए समझाने की या अपने नाजरीन की आपके लिए उसको वो कर रहा हूं कि थोड़ी सी बात समझने वाली है। चाइना उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज का जमाना समझता है, और चाइना बहुत साइलेंटली जो है ना बहुत रैपिडली ऊपर जाके अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एम्फेसाइज करता है, इंडिजनाइजेशन और उसकी मॉडर्नाइजेशन उसका एजेंडा होता है। और वन आफ्टर द अदर इन द लास्ट डेकेड वो यूनाइटेड स्टेट्स से जो उसके पास बड़े बड़े टाइटल्स थे जैसे कि ग्लोबल हाईएस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री और इस तरह की जो चीजें थी, जो उनके नेशनल रिजर्व के और मुख्तलिफ जो टाइटल्स जो यूनाइटेड स्टेट्स एज ए सुपर पावर उसके पास थे, चाइना ने बहुत तेजी से उनसे वो सारे एक करके उनसे वो लेते रहे। अच्छा, नाउ अब पूरी जो दुनिया है वो अगर यूनिपोलर वर्ल्ड तो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ तो वो पूरी तरह एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 10 साल या 20 साल पहले कोई मतलब डेवलपिंग कंट्री लाइक सऊदी अरब या लाइक यूएई वो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ कोई काम कर सके? बिल्कुल भी। लेकिन चूंकि बैनुल अक़वामी सियासत है, इसके अपने अपने रंग हैं, इसके जो है ना आए दिन नए नए रुख बनते चले जाते हैं। तो अब और कोविड में जो पिछला ये था, इसमें तो यूनाइटेड स्टेट्स बहुत बुरी तरह जो है ना आप कह सकते हैं कि एक्सपोज होता है, स्पेशली इसका जो इकोनॉमिक जो आप कह सकते हैं कि उसकी जो वो है चैलेंजेस हैं। और अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्शन का वो था वो इटसेल्फ अमेरिका फर्स्ट का मतलब यह है कि अमेरिका इंटरनली अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना चाह रहा है। वो एक्सटर्नल जो फ्रंट है उसके ऊपर इतना ज्यादा एम्फसाइज करने की पोजीशन में वो रहा ही नहीं। तो ये तो होगा इसका सारा वो। अब आप आते हैं आपके सवाल के ऊपर और आज की जो मौजूदा विजिट है। ऑफ कोर्स देखिए, जब कोई पावर जो है ना वो जो ग्रेट राइजिंग ग्रेट पावर होता है उसका सबसे पहला एजेंडा यही होता है कि वो अपनी इकोनॉमी को ना सिर्फ स्ट्रेंथन करता है बल्कि उसका इन्फ्लुएंस के तौर पे दुनिया में अपनी से बढ़ाने के लिए और अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एनहांस करने के लिए वो अपनी इकोनॉमी को और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एज ए टूल इस्तेमाल करता है। तो चाइना बिल्कुल वही काम कर रहा है जो हर राइजिंग ग्रेट पावर कर रहा होता है, और वो जो है स्पेशली उन एरियाज में, एशियन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, फार ईस्ट के अंदर, वो उन एवेन्यूज को तलाश कर रहा है और वहां पे बहुत तेजी के साथ वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस या तो कमजोर रहा है या अगर रहा भी है तो वो उस पर अब थोड़े बहुत शकूक व शुबहात हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स और जो सऊदी अरेबिया है इसके बड़े क्लोज टाइज रहे हैं।
लेकिन हालात तब खराब होते हैं जब कमाल खशोगी के केस के ऊपर 2016 में जब उसका वो मर्डर होता है, तो वहां यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो सऊदी अरब को प्रेशराइज करने के लिए उन पर ह्यूमन राइट्स की एलिगेशन और इस तरह की चीजें लगाता है। तो दैट इज द टाइम, दैट वाज द टाइम। लेकिन जो वो था डोनाल्ड ट्रंप और एमबीएस के आपस में कुछ पर्सनल ऐसे रिलेशनशिप थे जिसकी वजह से उनकी जो टाइज थे वो बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं हुए। लेकिन जब जो बाइडन आते हैं तो आपने देखा है कि जुलाई में जो बाइडन को किस कोल्ड अंदाज में किस किस यानी आप कह सकते हैं कि पैसिव अंदाज में एमबीएस रिसीव करता है, और कोई उसका जो वो था जो जितने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे उस विजिट के, कहीं पे भी किसी दुनिया की किसी रिलायबल एनालिटिकल सोर्सेज से ये बात सामने नहीं आती कि जो बाइडन सऊदी अरब से कुछ लेके गया या कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करके गया है। जबकि दूसरी तरफ जो है जो शी जिनपिंग है, इसके जो विजिट है इसको आप देखें कि पूरी दुनिया की जितनी भी ग्लोबल वो रिनाउंड वो है यानी मीडिया हाउसेज हैं, वो इसको बहुत जो है ना हाईली प्रायोरिटी के साथ कवरेज दे रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो, मिडिल ईस्ट का हो, एशियन हो, तो वो सारे इसको बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। एंड मीडिया इज यू नो इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम्स। तो वो सारा आपको नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है कि इस पे कोई दो राय नहीं है कि सऊदी अरब और चाइना जो है वो बहुत तेजी से एक दूसरे के करीब आते चले जा रहे हैं। सर ट्रेड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से हवावे को काफी मिला है और आप जानते हैं कि ब्रिटेन के ऊपर बोरिस जॉनसन जिस वक्त वजीर आजम था, अमेरिकन खास प्रेशर था कि हवावे को निकाला जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन के ऊपर अगर हवावे बैठा हुआ है तो काफी इंटेलिजेंस जो है वो चाइनीज जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। अब हवावे के साथ बहुत बड़ा मुआहदा भी हुआ है, 34 मुआहदे हुए हैं और कह रहे हैं कि 28 बिलियन यूएस डॉलर्स का, जो आखिरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, 28 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो है जॉइंट म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो फोरम भी बना रहे हैं, और काफी हमें नजर आ रहा है और जिस तरीके से आज मुलाकातें भी हुई हैं। लेकिन सर एक चीज जो है कि एक शिफ्ट तो नजर आ रही है हमें, और वो लग रहा है कि बाइडन से सऊदी खुश नहीं है, क्योंकि कभी उसने कहा प्रायरा स्टेट है, बाइडन की इंतजामिया की तरफ से कहा गया, कभी कुछ कहा गया, स्नब करने की कोशिश की गई, और अब जाके जो है कल सीएनएन ने खबर दी कि जी वो जमाल खशोगी के हवाले से अमेरिकन कोर्ट ने कहा है कि जी प्रिंस जो हैं मोहम्मद, उनको इम्यूनिटी हासिल है, यानी कि एक स्नब था कांस्टेंट जब से बाइडन आया वो दिया जा रहा था सऊदी लीडरशिप के हवाले से। सर आप क्या देखते हैं कि जो इस वक्त एक कॉपरेशन हमें नजर आ रही है, आपको पता है ईरान और सऊदी अरब का अरबो अजम का आज का नहीं हजारों साल का जो है एक मसला भी चल रहा है, इनकी कोल्ड वॉर भी चल रही है, इवन शाह ऑफ ईरान के दौर में भी एक कुछ गलत फहमियां थी दोनों साइडों में। अब जिस तरीके से आज की मुलाकातें हुई हैं, दो समिट्स हुए हैं अरब और जीसीसी का, और ईरान जो है वो तो बीआरआई का हिस्सा है, और अब बीआरआई को वो लेके आ रहे हैं, एक तो मैरिटाइम और दूसरी जो है लैंड के हवाले से। तो इससे आपके ख्याल में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर कितनी असर पड़ेगा? और सेकंड मेरा सवाल ये कि अमेरिकन हमने पॉलिसी देखी है डिवाइडेड रूल, उन्होंने जिस तरीके से इराक को तबाह किया, और उसके बाद कुर्द शिया सुन्नी का मसला जिस तरीके से उभारा, तो आई होप वो डैमेज जो हो चुका है अरबों ने उससे काफी कुछ सीख लिया है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया और बहुत जबरदस्त आपने इसके ऊपर अपना भी तजिया दिया। देखें, इकोनॉमी जो है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, इंटरनेशनल इस तरह की जो मेगा इनिशिएटिव्स है लाइक जो बीआरआई वगैरह, ये सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो ऑफ कोर्स दुनिया की जो इंटीग्रेशन है, रीजनल इंटीग्रेशन है, रीजनल कोऑपरेशन है, रीजनल इंटरडिपेंडेंस है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, उन सारी चीजों में ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स का मिडिल ईस्ट के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें एक तो ग्रेटर इसराइल का वो उसको हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, जो कि अरबों अरबों के लिए हमेशा माजी में ये एक परेशान कुन बात साबित होती रही। दूसरी तरफ जाहिर सी बात है कि जो अमेरिकन आर्म्स एक्सपोर्ट है, जिसको हम अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस के टर्म्स में जो है ना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कि वो उन्होंने अपने आर्म्स को एक्सपोर्ट करना था इन कंट्रीज पे, और यहाँ पे अगर कोई किसी किस्म की अनरेस्ट होती थी या अगर यहाँ पे कोई भी बायलैटरल इनको कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो ऑल ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम, इफ नॉट ऑल ऑफ देम, दे वर द अमेरिकन वेपन्स बायर। और 52% ऑफ जो वो है ना जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स है आर्म्स एक्सपोर्ट्स का, वो मिडिल ईस्ट में आ रहा है।
तो इस रीजन में अगर वो एक टर्माइल था, वो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बिल्कुल सर्व कर रहा था। और जो डिस्टेबलाइजेशन का जितना ये स्पेशली जो अरब स्प्रिंग के बाद जो सारा हुआ, जिससे अरबों को वेस्ट के ऊपर उनका जो ट्रस्ट लेवल था वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ। और उस अरब स्प्रिंग को वेस्ट ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जो अरब स्पेशली जो उनकी जो वो है लीडरशिप है, और अरब लीडरशिप का एक इशू ये है कि उनको लेजिटिमेसी चाहिए, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी तो है नहीं। तो उनको अपनी लेजिटिमेसी के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड और यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत, जैसे कहते हैं ना, उनके साथ अपने आप को अलाइन रखना पड़ा। लेकिन अब चूंकि दुनिया जो है वो यूनिपोलर से मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, डिफरेंट राइजिंग जो पावर सेंटर्स हैं वो इमर्ज कर रहे हैं। रशिया जो है वो रिसर्च कर रहा है अपने आप को, रीअसर्ट कर रहा है अपने आप को। वो अपनी ग्लोरी ऑफ द पास्ट है उसको अचीव करने के लिए, स्पेशली जब से प्यूटन आए हैं, तो वो उसको अचीव करने के लिए वो हो रहे हैं। और एट द सेम टाइम चाइना जो है वो एक राइजिंग ग्रेट पावर है, और वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट और उसकी जो राइवलरी चल रही है, स्पेशली एशिया पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशन के अंदर। तो ये वो सारी वो डेवलपमेंट्स हैं जो 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 डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लाइक पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, या टर्की हो गया, इन जैसे कंट्रीज के लिए ये एक चैलेंज जरूर है, लेकिन एट द सेम टाइम ये इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो अपने आप को रीअलाइन करते रहें, और अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो उनको ब्लाइंडली बेंड वैगन की बजाय अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हुए, उनको एनालाइज करते हुए, वो अपनी अलाइनमेंट्स जो है ना उनको वक्त के हिसाब से उसको यानी एडजस्ट करते जाए। तो सऊदी अरब के पास ये एक जबरदस्त किस्म का मौका है कि चूंकि इस वक्त सऊदी जो एक्सपोर्ट्स ऑफ जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स है वो ऑलमोस्ट निगलिजिबल हद तक जा चुका है। और इस वक्त राइट नाउ जो लार्जेस्ट जो इंपोर्टर ऑफ दी सऊदी ऑयल है वो चाइना है। तो जाहिर सी बात है, अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसकी रेलेवेंस रियाज के लिए कम बनती चली जा रही है बनिस्बत बीजिंग के। तो ये वो सारी चीजें हैं कि जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं। अच्छा, फिर जो आपका सवाल था जिसका मेन वो ये था कि ईरान और सऊदी अरेबिया, ऑलरेडी मैं ये समझता हूं कि ईरान की कयादत जो हाल पिछले रिसेंट पास्ट में रही है, और मोहम्मद बिन सलमान, आपने देखा कि 2016 में 17 में वो बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ वार थे, लेकिन पाकिस्तान और कुछ दूसरे दोस्त ममालिक ने उनको एक दूसरे के साथ जो है ना डायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन थी उससे उसको जो है ना उनको दूर रखने में मदद दी। अब जिस चाइना जैसा अगर कोई राइजिंग ग्रेट पावर हो जो बिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इस पूरे रीजन में, पाकिस्तान में, ईरान में, सऊदी अरब में, यूएई में वो अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये उसके इंटरेस्ट में नहीं होगा कि इस रीजन के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। और वैसे भी चाइना जो उसकी जो लीडरशिप है वो हमेशा ये रीअसर्ट करती रही है टाइम एंड अगेन कि हमारा जो राइज है ये पीसफुल है, ये कोई एग्जिस्टेंस के ऊपर है, ये विन विन सिचुएशन के ऊपर है। तो ये सारा सिनारियो जो है ये चाइना की जो राइज है और इस रीजन का जो पीस एंड स्टेबिलिटी है, ये कोइंसिडेंस है उनके दरमियान। और मैं समझता हूं कि जो इससे हालात यकीनन बहुत बेहतर होंगे। वो जो पुलिसमैन वाला रोल है वो शायद अब काफी हद तक कम हो जाए। अच्छा सर, प्रोग्राम के आखिरी तरफ आते हैं। एक सवाल हमने अपने उसमें भी रखा था कि क्या चाइना रिप्लेस कर पाएगा अमेरिका को। देखिए, हम देखते हैं कि जो सऊदी एलीट है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी, खुद मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अमेरिका के पढ़े हुए हैं, और कुशनर के साथ उनके यानी कि क्लास फेलो था, अच्छी दोस्ती थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। मामलात खराब होने शुरू हुए जब बाइडन आया और उसने स्नब करना शुरू शुरू कर दिया। सऊदी फोर्सेस जो हैं उनका आर्म्स एमुनिशन ट्रेनिंग वगैरह सारी डिपेंडेंट है और जो है अमेरिकन के ऊपर। क्या आप समझते हैं कि ये जो एक चीज नजर आ रही है कि अब जो है मुस्तकबिल में ऐसे मौके से, ऐसे बैड जो इंस्टेंसेस से बचने के लिए ऑप्शन खोली है चाइना की तरफ, लेकिन क्या आप समझते हैं कि चाइना रिप्लेस कर पाएगा अमेरिका का, खुसूसन जब हम जानते हैं कि देयर आर कपल ऑफ थ्रेट्स, और उसके बाद जो फोर्स पोजीशनिंग है रेड सी में देख लें अमेरिकन मौजूद हैं, उसी तरीके से नीचे आ जाएं आप माडागास्कर अमेरिकन मौजूद हैं, और अमेरिकन अलाइज जो हैं उनके वहां पे बेसिस हैं। तो सिक्योरिटी तो हम जानते हैं 45 से गारंटी की हुई है अमेरिका ने। तो क्या आप समझते हैं कि रिप्लेस कर पाएगा? नंबर वन। नंबर टू सर, सऊदी अरब जो है वो एक लीडर के तौर पे सामने आया। हमने देखा कि पहले शाम
के साथ मसाइल थे, लेकिन फिर सऊदी अरब की इजाज़त से यूएई ने जो है 3 बिलियन इन्वेस्ट किए शाम के अंदर, और अब सऊदी इजाज़त से ही उसे दोबारा जीसीसी में लाने की, जो है अरब लीग की मेंबरशिप दोबारा बहाल करने की भी बात हो रही है। तो ये तो एक पता चल रहा है कि रीजनल पावर सऊदी अरब है और सियासत पर उसका गहरा असर है। तो आपके ख्याल में जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है, और सऊदी अरब जिस तरीके से ओपेक के मामले में अमेरिका की बात नहीं उसने मानी, जो प्रोडक्शन हाई करने की काफी मामला में, अब शी जिनपिंग को जिस तरीके से किया, स्टेट डिपार्टमेंट की बड़ी अजीब किस्म की जो है हमें जो है प्रेस रिलीज भी आ गई। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सिचुएशन है, क्या कैंप चेंज होगा या कैंप वही रहेगा, और ये सिर्फ वक्ती एक हमें चेंज नजर आ रहा है सऊदी पॉलिसी के अंदर, क्योंकि यूएई तो आ चुका है अब्राहम अकॉर्ड में, करीबी अलाई है, इसी तरीके से बहरीन भी आ चुका है अब्राहम अकॉर्ड के अंदर, और सऊदी अरब के बारे में भी बात की जा रही थी, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वो बात रुक गई। तो आप कैसे हालात को आगे देख रहे हैं, और सऊदी जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है आपके ख्याल में वो आगे क्या डिक्टेट कर रहा है लॉन्ग टर्म? देखें, वो जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इट वुड बी टू अर्ली टू से समथिंग, मतलब विद सर्टेनिटी ना। ये तो अभी वक्त के साथ ही चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं, और जैसे कहते हैं ना ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि देखें, जो इंटरनेशनल ऑर्डर होता है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है, जो वर्ल्ड ऑर्डर होता है, उसका जो एक डोमिनेंट उसकी जो वो होती है ना, यानी उसकी जो दारोमदार होता है, वो राइजिंग ग्रेट पावर जैसे चाइना, और उसके क्लब में या उसके पूल में बढ़ते हुए डिससेटिस्फाइड जो एक्टर्स होते हैं, डिससेटिस्फाइड कंट्रीज या स्टेट्स की जो जितनी तादाद उस ग्रुप में, उस पूल में बढ़ती चली जाएगी, तो जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, यानी जो यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, उसके लिए उतना ही बड़ा चैलेंज बढ़ता चला जाएगा। तो आज अगर जैसे जीसीसी के समिट हो गए या अरब स्टेट्स के समिट हो गए चाइना के साथ, या चाइना और यूएस के आपस में, सॉरी, चाइना और सऊदी अरेबिया के आपस में रिलेशंस बढ़ते चले जा रहे हैं, और तकरीबन कोई $30 बिलियन से ज्यादा के वो वहां पे डिफरेंट एमओयूज और एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। अच्छा, ऑयल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ग्रोइंग ट्रेड जो है ना, वो ऑलमोस्ट $90 बिलियन के करीब दोनों के दरमियान पहुंच चुकी है। इस वक्त सऊदी अरेबिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो चाइना है। फिर उसके साथ अगर चाइना और ईरान का आपस में वो बनते हैं, और मैं ये समझता हूं कि अगर चाइना इस मिशन में कामयाब हो जाता है कि वो इस रीजन के अंदर जो के से ईरान की राइवलरी है, जो कि एक रीजनल हेजेमनी के लिए जाहिर सी बात है, दोनों कंट्रीज लीड कर रहे हैं, एक तरफ सऊदी अरेबिया है और एक तरफ ईरान है। अगर वो बीजिंग इन दोनों के दरमियान टेंशन को कम करने में, रिलीज करने में कामयाब होता है, तो यकीनन ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के लिए फर्स्ट स्टेप हो सकता है, यानी जो टुवर्ड्स द वेस्ट से सऊदी अरब के लिए टुवर्ड्स द बीजिंग, वो लुक टुवर्ड बीजिंग वाली पॉलिसी जो है उसका वो हो सकता है। और जहां तक आपकी बात है, वो बिल्कुल स्टेटिस्टिकली बिल्कुल रेलेवेंट है कि सऊदी जितना भी डिफेंस है, उनकी जितनी भी वो है आर्म फोर्सेज हैं, वो हैवीली डिपेंडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। उनकी जो जितनी भी सप्लाई लाइन है, उनकी जितनी भी लॉकहीड मार्टिन या जितने भी उनके बड़े बड़े वो हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन आज की दुनिया में कहा यह जाता है, बल्कि ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने खुद कहा था, इट इज द इकोनॉमी दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। अगर इकोनॉमिक टाइज और इकोनॉमिक एंगेजमेंट इस रीजन में चाइना सारे कंट्रीज के साथ स्ट्रेंथन करने में कामयाब होता है, और एट द सेम टाइम आपको ये भी आपको इल्म है कि जो चाइना है, यस, इट इज टू फार अवे, मिलिटरीली टू फार अवे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, बट एट द सेम टाइम वेरी रैपिडली वो अपना जो गैप है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलिट्री इम्बैलेंस का, उसको कम भी किए जा रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स कितने एक्टर्स को डील कर सकता है, कितने कंट्रीज को ठीक कर सकता है, किस किस के ऊपर नजर रख सकता है, किस किस रीजन को जाके जो है ना उस वहां की पुलिसिंग कर सकता है, तो ये एक $1 बिलियन क्वेश्चन बनता है। और होप जो है उसको कभी भी वो नहीं करना चाहिए, और जो ग्रोइंग सिनेरियो बन रहे हैं जिस किस्म से, उसमें यू कैन नॉट से समथिंग विद 100% श्योरिटी। लेकिन मुझे ये नजर आता है कि अगर वो टोटल शिफ्ट नहीं भी होता, तो कम से कम एक बैलेंस मेंटेन हो सकता है फ्रॉम रियाद टुवर्ड्स बीजिंग एज वेल एज वाशिंगटन। उनके दरमियान में एक बैलेंस को मेंटेन रखने की पोजीशन में बिल्कुल हैं। द रीजन इज कि उनकी इकोनॉमी जो है, अगर उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है ना, यानी इकोनॉमिक टाइज चाइना के साथ बढ़ते हैं, और सेकेंडली जब से एमबीएस आए हैं, तो एमबीएस एक बहुत वॉर फुटिंग के ऊपर अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर रहे हैं।
यानी वो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट से निकल के टूरिज्म और दूसरी चीजों में जा रहे हैं, तो वो वहां भी चाइना के साथ कोलेबोरेशन करके बहुत सारे जो एरियाज हैं उसमें वो एक दूसरे के साथ बड़ी कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट मेंटेन रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और सर हसन मेशवानी को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।